डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th मैथ के चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले साल ही या फिर कहे तो बहुत पहले ही मैंने मैथ के हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज हमने अपलोड कर दिया था और डाल दिया था। ठीक है, जैसा कि आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा सारे चैप्टर का। ठीक है, तो दोस्तों उसका हमने सोल्यूशन नहीं डाला था, जो कि कमेंट बच्चे बहुत कर रहे हैं कि मतलब आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए, तो इस वजह से मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो दोस्तों हर एक चैप्टर का आपको सोल्यूशन अब देखने को मिलेगा। तो दोस्तों पहला चैप्टर का आज मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, उन सारे का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, जो कि हमने छाट के रखा था। ठीक है, टोटल 10 सवालों के हम लोग इसमें जवाब देंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पहला हम लोग का जो प्रश्न आता है वह है समुच्चय 1, 2, 3, 4 में संबंध R निम्न प्रकार से परिभाषित है। R बराबर इतना है। यह संबंध R मतलब इसमें आपको बहुविकल्पी है। ठीक है, इस टॉपिक में आपको बहुविकल्पी है। अब इनमें से आपको बताना है कि ये क्या होगा। समतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रमक नहीं। समतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सममित नहीं। सममित तथा संक्रमक है लेकिन स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है कि आपका कौन सा सही है। तो दोस्तों आइए इसको हल करके देखते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे मान लिया है हमने कि हल करने जा रहा हूं, तो माना a बराबर इतना, r बराबर इतना, जो कि इस प्रश्न में आपका दिया था। तो इसको हमने a मान लिया, ये r है तो इसको r मान लिया। ठीक है, अब दोस्तों इसमें आपको इस टॉपिक को बताने के लिए आपको स्वतुल्य का परिभाषा मालूम होना चाहिए, सममित का मालूम होना चाहिए, संक्रमक का मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे स्वतुल्य, ठीक है, सम्मित संक्रमक, यहाँ पे क्या है स्वतुल्य संक्रमक सम्मित, यहाँ पे क्या है सम्मित संक्रमक स्वतुल्य। मतलब ये तीन परिभाषा जो है आपके इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के बारे में अगर आपको मालूम होगा कि कौन कितना से बिलोंग कर रहा है तो आप इसको आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, तो आप हमें यहाँ पे इसके परिभाषा को थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, किस प्रकार से इसका परिभाषा है, तो रुकिए लिख लेते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने तीनों का शॉर्टकट में परिभाषा लिख लिया है। और आपको ये चीज आपको याद होना चाहिए, अगर आपको संबंध तथा फलन का कोई भी सवाल आता है जो जिसमें पूछता है स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रमक है कि नहीं, तो ये आपको फार्मूले याद रहने चाहिए। अब इस फार्मूले को आइए थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, जैसा कि दोस्तों मान लीजिए ए दिया है, बी दिया है। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि स्वतुल्य है कि नहीं। तो मान लीजिए ए है, ये ए है, तो ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए बिलोंग्स टू आर के लिए क्या करना है, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए कामा ए में जो है वो हम लोग का बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा जो ये है स्वतुल्य, ठीक है, मतलब इसका जो मान है इसमें मान लीजिए 1, 1 भी आ रहा है, 2, 2 भी आ रहा है, 3, 3 भी आ रहा है, 4, 4 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे पॉइंट अगर देखेंगे ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, यानी चारों का चारों क्या हो रहा है, बिलोंग्स हो रहा है आर से। मतलब ये हम लोग का क्या है, स्वतुल्य है। मतलब हम लोग का पहला ऑप्शन क्या है, स्वतुल्य मिल गया, स्वतुल्य है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको चेक करना है कि सम्मित है या नहीं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि स्वतुल्य कैसे चेक करना है। ए का मैं यानी दोनों का वैल्यू सेम है, तो दोनों वैल्यू सेम क्या कर रहे हैं, बिलोंग्स टू आर कर रहे हैं कि नहीं, मतलब आर में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब पहले से है, तो वही चीज चेक करना है। तो ए का अगर मान लीजिए वैल्यू 1 है और इसका भी 1 है, तो 1, 1 मिल रहा है, 2, 2 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2, 2 मिल रहा है, यहाँ पे 3, 3 मिल रहा है, यहाँ पे 4, 4 मिल रहा है, तो यानी कि ये क्या स्वतुल्य है। ठीक है, सम्मित चेक करना है, तो यहाँ पे देखेंगे A1 A2 बिलोंग्स टू ए के लिए A1 A2 बिलोंग्स टू आर, A2 A1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि अगर 1, 2 है बिलोंग्स टू आर में, तो 2, 1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब भी सम्मित होगा, अदरवाइज सम्मित नहीं होगा। ठीक है, तो मान लीजिए A1 का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 1, 2 बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, आर हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2 वैल्यू क्या हो रहा है, आर बिलोंग्स हो रहा है, लेकिन 1, 2 यहाँ पे हो रहा है, लेकिन 2, 1 देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 1 कहीं देखने को मिल रहा है, जी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे 1, 3 है, तो आपको 3, 1 भी नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है, सम्मित नहीं है। ये हम लोग का पोर्शन क्या हो गया, सम्मित नहीं है, ये वाला हम लोग का कट हो गया। ठीक है, हम लोग का पहला मिल गया स्वतुल्य है, मतलब स्वतुल्य है लेकिन सम्मित नहीं है। अब आते हैं संक्रमक चेक करने के लिए। ठीक है, संक्रमक अगर चेक कर लेंगे तो 1, 2, 3 मतलब तीन ही वैल्यू मान लीजिए। ठीक है, तो A1 A2 बिलोंग्स टू आर, A2 A3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और A1 A3 बिलोंग्स टू आर। आपको यहाँ पे देखिए
यहाँ पे A1 से A2 हुआ और फिर A2 से A3 हुआ और फिर A1 से A3 हुआ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसको 1 मान रहे, इसको 2 मान रहे, ठीक है, तो 1 2 आपका बिलोंग टू आर करेगा, क्यों नहीं करेगा, यहाँ पे देखिए सेम वैल्यू है। अब मान लीजिए यहाँ पे A2 है A3 है, तक A2 का वैल्यू अगर हम चाहे 3 दे दें चाहे इसको 2 दे दें तो जो भी है तो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, एग्जैक्ट सेम वैल्यू, ठीक है, 3 2 मिल जाएगा आपको, ठीक है। और A1 A3 की बात कर ली जाए यानी 1 3 की, तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। ये इसमें दरअसल ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि हम कोई भी वैल्यू ले लें या फिर आपको कॉमन सिद्ध करना है, ठीक है। इसमें कोई भी हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 1 हो सकता है, ठीक है। ऐसे है, ये नहीं कि आपके लाइन बाय लाइन लेना है, ठीक है। तो ऐसे ही इसका मान लीजिए A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो A1 का वैल्यू 1 रख दिए, A2 का वैल्यू 2 रख दिए, तो 1 2 आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सेम टू सेम यहाँ पे A1 A3 है तो A1 का वैल्यू 1 रख दिए, A3 का वैल्यू 3 रख दिए, तो A1 3 मिल गया, ठीक है। 1 2 3 यानी 2 3 आपका हो गया। तो 2 3 इसमें यहाँ पे देखिए आपको मिल जा रहा है 2 3 या फिर 3 2, ठीक है। तो ये चीज आपका है, यानी ये आपका संक्रमक भी है और स्वतुल्य भी है लेकिन सम्मित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखेंगे चूंकि, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सही है, तो स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रमक नहीं, ठीक है। तो हम लोग का सम्मित नहीं है, ठीक है, तो सम्मित काट देंगे। स्वतुल्य है, संक्रमक है लेकिन सम्मित नहीं, यानी हम लोग का ऑप्शन बी सही है, यानी यहाँ पे लिख देंगे बी ऑप्शन सही है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, सही है। अब आपको एजेटिक ये समझ में आ गया कि क्यों ये हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको हमको हल करना है, ठीक है, थोड़ा सा अगर मान लीजिए हमको इसको हल के रूप में दिखाना है तो मतलब कैसे हम किए हैं, तो इस चीज को भी हम लोग दिखा सकते हैं। देखिए कैसे, अब मान लीजिए हमको चेक करना है कि स्वतुल्य है, ठीक है, स्वतुल्य हमको लिखना है तो यहाँ पे लिख देंगे स्वतुल्य, ठीक है, ठीक है, कामा। अब क्यों है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि क्यों है, तो अब यहाँ पे हम डालेंगे कि हमारा ये स्वतुल्य क्यों हो रहा है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये हमने बता दिया क्यों स्वतुल्य, क्योंकि हम लोग का जो इसका रूल है उस हिसाब से मैच कर रहा है, ठीक है। ये हम लोग का पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, अब हमको मान लीजिए संक्रमक दिखाना है, तो ठीक है, संक्रमक, ठीक है, संक्रमक है, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे आपको लिख देना है 1 2, ठीक है, 1 2 1 3 और 3 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये चीज आपको दिखा देना है, ठीक है। और थर्ड पोर्शन आपको दिखा देना है सम्मित नहीं है, ठीक है, सम्मित नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि अब यहाँ पे दिखाना 1 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और उसके बाद कामा लगा देना है और यहाँ पे लिखना 2 1 नॉट बिलोंग्स टू, यानी इसको कट करके आपको आर लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये हल हो गया, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे दिखा दिए कि स्वतुल्य संक्रमक है लेकिन सम्मित नहीं है, और आपका ये बी ऑप्शन क्या है, राइट है, ठीक है। अब ये पहला सवाल था, इसलिए थोड़ा आपको समझने में आपको थोड़ा टाइम लगा होगा या फिर टाइम ज़्यादा लगा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं, जो कि थोड़ा सा फास्ट ही लगाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए दूसरा जो प्रश्न है आपका वो क्या कह रहा है, मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर, ठीक है, r बराबर a b, ठीक है, सेमीकोलन है, और a इज इक्वल टू b माइनस 2 b लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है, यानी द्वारा प्रदत्त फलन है r, सिद्ध कीजिए विकल्प, ठीक है। अब इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब चूंकि समुच्चय n लिखा है तो n मतलब आपका हो गया नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो अब हमको प्राकृतिक संख्या में कुछ मान इसमें रख के हमको चेक करना है कि क्या ये सत्य आ रहा है, अगर बिलोंग कर रहा है तो सही है, अदरवाइज बिलोंग नहीं कर रहा है तो आपका सही नहीं है, ठीक है। तो हमको यही चीजें चेक करनी है कि बराबर होना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोई भी नंबर रख के एज इट इज, अगर मान लीजिए हम लोग 2 और 4 रख रहे हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन का अगर मान लीजिए हम लोग रख रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखा है, रिलेशन बता रहा है हम लोग का, जो कि a कामा बी इक्वल टू ए इक्वल टू बी माइनस 2 और b ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो यहाँ के कहने का मतलब यहाँ पे है कि a आपका a बराबर n है, जो कि एक प्राकृतिक संख्या है, और ये क्या कर रहा है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। अब हमको ये रिलेशन हमको दिखाना है, ये जो रिलेशन है इनको दिखाना है कि क्या ये ए से बिलोंग करता है या नहीं, ठीक है, ए के मान से बिलोंग करता है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, जो कि इसमें आपको मान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो कुछ आंसर इसे मिल जा रहे हैं, b ग्रेटर देन 6, यानी b का मान जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 6 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब 6 से बड़ा इसमें देखेंगे तो मान लेते हैं ये हम लोग का a है और ये b है, तो अगर इसको हम a मान रहे इसको b मान रहे तो ये 4 है, ठीक है। तो ये हम लोग का पहले ही गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग के 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये वाला हम लोग का खत्म हो गया, यानी इन 3 ऑप्शन में से हमको राइट आंसर चूज करना है, ठीक है। तो ये भी देखना है कि अगर मान लीजिए हम b के जगह पे 8 रख देते हैं और यहाँ पे 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भी 6 8 है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम b बराबर क्या ले लेते हैं, माना b बराबर हमको ले लिया हमने 8, ठीक है। अब चूंकि 8 ले लिए तो यहाँ पे अगर हम लोग मान रख रहे हैं तो a इक्वल टू क्या मिलेगा, b बराबर 8 माइनस 2 आर इक्वल टू 6, ठीक है। तो 6 मिल गया, ठीक है। अब 6 मिल गया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 आया है, a का मान क्या है, यहाँ पे 6 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 है, तो ये हम लोग का भी कट हो गया। अब चूंकि यहाँ पे हमने ये वाला लिया ही नहीं था तो ये भी कट हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन जो है मिल रहा है, 6 आया है 8 आया, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं 6 कॉमा, ठीक है, 6,8 बिलोंग्स टू आर, यानी राइट आंसर कितना हो गया आपका, सी हो गया, ठीक है, यानी थर्ड आपका क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। ये आपका दूसरे का आंसर था, जो कि आपका बहुविकल्पी में तीसरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3f(x) = x³ द्वारा परिभाषित फलन r और से r तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे और सेमीकोलन जो लिखा है क्या r से बिलोंग करता है, ठीक है। अब दोस्तों अगला सवाल लगाने से पहले आपके थोड़ा सा ये बुक में है फलनों के प्रकार, इस चीज़ को आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं ये उदाहरण सहित तो आपको इस चीज़ की बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। अब दोस्तों देखेंगे तो आपको यहाँ पे बताना है, क्वेश्चन में कह रहा है 2 टाइप के क्वेश्चन है, x तीसरा चौथा, तो f बराबर x का q दिया, f बराबर x का 4 दिया, द्वारा परिभाषित कीजिए। सेम क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन में सेम वैल्यू है। सेम वैल्यू क्या है, एकाएकी लेकिन आच्छादक नहीं, बहु परंतु आच्छादक नहीं, ठीक है। एकाएकी तथा आच्छादक है, एक बहु तथा आच्छादक है। बहु एक, यहाँ पे बहु एक परंतु आच्छादक नहीं, और यहाँ पे एकाएकी तथा आच्छादक है, बहु एक तथा आच्छादक, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चारों ऑप्शन में से इसका बिलोंग करना है कि मतलब ये एकाएकी से बिलोंग करता है कि नहीं, आच्छादक से करता है कि नहीं। अगर इन दोनों में से कोई भी राइट हो जाता है तो आपका वो ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इन चीज़ों का बिलोंग करने के लिए आपको इसके फॉर्मूले को समझना पड़ेगा कि मतलब ये कहना क्या चाह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे परिभाषा नंबर 5 में कि मान लीजिए f(x) क्या है, y है, एकाएकी अथवा एकाएक फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत x के विभिन्न अवयव के प्रतिबिंब भी भिन्न होते हैं, अर्थात प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू x के लिए f(x1) = x2 का तात्पर्य है कि x1 = x2, अन्यथा, ठीक है, अन्यथा f एक बहु एक फलन कहलाता है, ठीक है। तो आकृति मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, x1 = x2 है, ठीक है। तो अन्यथा f क्या कहता है, एक बहु एकाएकी फलन कहलाता है। तो दोस्तों इसी चीज को हम लोग को पढ़ने के बाद तो मान लेते हैं क्या है, यहाँ पे लिखेंगे पहला जो हम लोग का तीसरा प्रश्न जो हल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे तो x1 तथा x2, ठीक है, x1 तथा x2 मान लीजिए कोई भी विभिन्न वास्तविक संख्या, ठीक है, विभिन्न वास्तविक संख्या है, ठीक है, विभिन्न वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक क्या हम लोग का एक संख्या, ठीक है,
संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा x1, ठीक है, और x2, ठीक है। ये क्या करेगा, बिलोंग्स टू r करेगा, ठीक है, मतलब ये बिलोंग करेगा r से, ठीक है। ये हम लोग का क्या करेगा, बिलोंग से r करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, विभिन्न वास्तविक संख्या है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे तथा x1 नॉट इक्वल टू x2, ठीक है। तब हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे x1 अगर मान लीजिए नॉट इक्वल टू x2 है, तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 नॉट इक्वल टू x2 का पावर q, इसका भी q। अब चूंकि q कहाँ से आएगा, तो चूंकि आप लोग यहाँ पे देखेंगे fx इज इक्वल टू क्या है, x3 है, तो इस वजह से हम लोग का क्या हो गया, x1 का q और x2 का q, ठीक है, इस प्रकार हो गया। तब हम इसको क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, fx1 नॉट इक्वल टू fx2, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो आ चुकी है, तो ये हम लोग कह सकते हैं, चूंकि ये हम लोग क्या कह सकते हैं, फलन एकाएकी है, ठीक है, एकाएकी है, ठीक है। ये हम लोग कह सकते हैं कि क्या है कि कोई भी अवयव क्या हो रहा है, एक दूसरे के मतलब मिल नहीं रहा है, अलग अलग है, तो ये फलन क्या हो गया, हम लोग का एकाएकी हो गया। तो दोस्तों इस वजह से आपको ये समझ में आ गया कि ये एकाएकी क्यों है। अब आते हैं आच्छादक पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आच्छादक भी है क्योंकि ए का क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आच्छादक का कुछ परिभाषा इस प्रकार है, फलन एफ एक्स वाई आच्छादक अथवा आच्छादी कहलाता है यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है, अर्थात प्रत्येक y बिलोंग्स टू y के लिए x में एक ऐसे अवयव x का वह अस्तित्व है कि fx इज इक्वल टू y, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इस चीज को हल करके देख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, आच्छादक हमको सिद्ध करना है, तो आच्छादक सिद्ध करने के लिए मान लेते हैं कोई भी वास्तविक संख्या हम लोग ले लेते हैं y, ठीक है। तो y इज इक्वल टू मान लेते हैं, y हम लोग का क्या मान लेते हैं, सॉरी, y इज इक्वल टू मान लेते हैं कि हम लोग का जो यहाँ पे मान है fx इज इक्वल टू x3, ठीक है। तो इसी चीज को मान लेंगे fx इज इक्वल टू x3, ठीक है। तो y बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से दिखा रहे हैं कि आच्छादक कैसे सिद्ध होता है, ठीक है। तो y बराबर हो गया x3, x बराबर क्या हो गया, यहाँ पे चूंकि x बराबर क्या होगा, y का पावर 1/3, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो गया x बराबर y/3, ठीक है। तो अब x के जगह पे हम लोग यहाँ पे fx के जगह पे अगर हम लोग ये लिख रहे हैं y का पावर 1/3, तो ये हम लोग का कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, y का पावर 1/3 का पावर 3, ठीक है। अब चूंकि इसका इसमें गुणा होगा तो f बराबर y का पावर 1/3 इज इक्वल टू y 1/3 इंटू 3, 3 से 3 कट जाएगा तो ये आपका y आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, y आ गया, ठीक है। तो यही सेम चीज क्या है, इसी प्रकार क्या हो रहा है, हम लोग का r बिलोंग्स टू y हो रहा है, या फिर ये कह लें कि y बिलोंग्स टू r हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये आच्छादक है, चूंकि आच्छादक है, ये प्रतिबिंब है क्योंकि बिलोंग कर दे रहा है, ठीक है। तो यह फलन आपका क्या है, आच्छादक भी है और आपका एकाएकी भी है, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर सिद्ध हो गया, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न कुछ इसी प्रकार से आपका हल होगा। और आते हैं आप चौथे प्रश्न पे। अब दोस्तों ये जो प्रश्न है x बराबर x का पावर 4, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये काफ़ी आसान है हल करना, क्योंकि अगर इसमें हम लोग देखें तो x का पावर x3, अगर इसको हम लोग ऐसे करके देखें, यहाँ मान लीजिए क्या लिखा है यहाँ, ठीक है, f सच डेट r टू r, ठीक है। यदि कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए कि fx, ठीक है, इज इक्वल टू x का पावर 4 है, ठीक है, मान लेते हैं। तो अगर मान लीजिए fx के जगह पर हम -1 रख देते हैं, यहाँ पे -1, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो
f माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें, अगर मान लीजिए 1 रख रहे हैं तो ये क्या होगा, 1 ही आएगा, ठीक है, अर्थात 1, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे जो देखेंगे प्रांत हम लोग का क्या हो रहा है, प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है, क्योंकि -1 और 1 का प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब क्या है, 1 है, 1 है। अब चूंकि इस चीज को समझने के लिए आपको पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा, तो जब हम या तो चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे तो अगले सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे अगले साल, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे अगर आपको ये चीज़ समझना है तो ये काफ़ी कम नंबर में आता है, ये गिने चुने 2-4 नंबर में आते हैं ये सवाल। तो उसको आप आच्छादक है, एकाएकी है, ठीक है, समतुल्य संक्रमक, ये चीज़ पढ़ लेंगे ना तो आपका 100% लड़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब चूंकि देखिए -1 प्रतिबिंब है तो ये क्या हो गया, एकाएकी नहीं है, ठीक है, एकाएकी क्या है, नहीं है, एकाएकी नहीं है, ठीक है। अब एकाएकी नहीं है तो ये आच्छादक भी नहीं है, क्यों नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे स्वप्रांत मतलब -1 प्रांत के किसी भी सदस्य का प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है, -1 किसी भी सदस्य का प्रतिबिंब नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, ये आच्छादक भी नहीं है, क्या, आच्छादक भी नहीं है, आच्छादक, ठीक है। अब ये एकाएकी भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है, जो लास्ट वाला ऑप्शन था वो सही हो जाएगा, एकाएकी लेकिन आच्छादक नहीं, और यहीं पे लिखा है एकाएकी नहीं परंतु आच्छादक भी नहीं, ठीक है, ना तो एकाएकी ना तो आच्छादक, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग ये ऑप्शन में टिक मार लीजिएगा। ये आपका जो था ये चौथा प्रश्न था। अब आते हैं 5वें प्रश्न पे, देखते हैं कि 5वां प्रश्न कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि f(x) = 2x द्वारा प्रदत्त फलन f such that r एकाएकी तथा आच्छादक है, ठीक है। तो हम लोग का क्या दे दिया है, f(x) = 2x, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया r यानी f such that, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग को दिखाना है कि मतलब यहाँ पे क्या है कि f(x) = 2x जो है ये कुछ इस प्रकार से है कि मतलब एकाएकी भी है, आच्छादक भी है। तो जैसे कि मान लीजिए हमने क्या कहा था, f(x) = x2 यानी x1 = x2 मान लेते हैं, ठीक है, x1 = x2 मान लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मान दिया है, ठीक है। अब मान दिया है तो इसके लिए हम ये चीज़ मान लेते हैं, ठीक है। अब इतना अगर हम लोग मानेंगे तो इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट में लगा लेते हैं और यहाँ पे f, यहाँ पे भी f लिख लेते हैं। तो चूंकि अगर f लिख दिए यहाँ पे तो इसका जो मान है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, देख सकते हैं, 2x1 = 2x2, ठीक है, 2 से 2 खत्म होगा तो x1 = x2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, साथ ही r से प्रदत्त किसी भी वास्तविक संख्या का मतलब मान लीजिए ये है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम लोग y बराबर ले रहे हैं तो y बराबर क्या होगा, f(x) = 2x, y बराबर y/2 = x, यानी x का जो मान है y/2 आ गया, ठीक है, x का मान। तो आप चूंकि f के जगह पे रखेंगे तो f के जगह पे यहाँ पे रखेंगे, अगर मान लीजिए y/2 = यहाँ पे 2 × y/2, ठीक है। तो यहाँ पे कट के क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, यानी कि आच्छादक भी है और आपका एकाएकी भी है, ठीक है। अगर चूंकि इसकी ग्राफ की बात अगर कर ली जाए, ठीक है, तो ग्राफ इसका किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा, ठीक है। आपको पता है ये O है, ये Y है और ये X है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ये है पॉइंट, ये आपका y/2 वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग देख सकते हैं कि y = क्या लिख सकते हैं, f(x), ठीक है, f(x) = 2x, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ग्राफ इस प्रकार रहेगा और मैं आपको बता दूं कि ये फलन क्या है, एकाएकी भी है और आच्छादक भी है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, जो 6वां सवाल है वो आपके बुक से है, तो बुक का आपका उदाहरण है, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा गया है, समुच्चय A = 1 2 3 से स्वयं तक सभी एकाएकी फलन की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, स्वयं तक की सबकी फलन की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 से स्वयं तक एकाएकी फलन केवल 3 प्रतीकों
1 2 3 का क्रमचय है, अतः 1 2 3 से स्वयं तक के प्रतिचित्रों यानी मैप्स की कुल संख्या 3 प्रतीकों यानी 1 2 3 के क्रमचयों की कुल संख्या के बराबर होगी, जो कि 3 फैक्टोरियल है। तो 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल किस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से। तो इसको निकाला कैसे जाता है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अब देखिए 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 आएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे 3 दूना 6 आएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक फलन f सच n टू n fx इज इक्वल टू x माइनस 1, तो x ग्रेटर देन 2 द्वारा परिभाषित है तथा f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1, तो सही विकल्प होगा, ठीक है। वो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 वही एकाएकी आच्छादक वाला, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब दोस्तों देखिए ये चीज आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में और पूछ रहा है कि एकाएकी आच्छादक है या नहीं है, ठीक है। तो अगर ये प्रश्न आप देखेंगे तो पहला ये पॉइंट जो है आपका ये बता दे रहा है कि ये क्या है, एकाएकी है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए 1 है तो यहाँ पे आपका एकाएकी सिद्ध हो गया। अब हमको y बराबर सिद्ध करना है कि fx, मतलब y बराबर fx सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम लोग का आच्छादक भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एकाएकी है कि नहीं है, ये चीज हमको मान लीजिए सिद्ध करना है। देखने में तो इसको लग रहा है कि हाँ एकाएकी है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग को सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, fx। अब चूंकि दोस्तों देखेंगे f एकाएकी नहीं है क्योंकि f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1, परंतु f आच्छादक है क्योंकि किसी भी प्रदत्त y बिलोंग्स टू n, ठीक है। y नॉट इक्वल टू 1 क्योंकि y को हम 1 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि x को चुन ले, x के जगह पर हम लोग क्या करते हैं y प्लस 1 चुन लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे f1 y प्लस 1 इज इक्वल टू y प्लस 1 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू y, यानी आपका जो है ये क्या कर रहा है, y साथ ही 1 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब 1 क्या है आपके नेचुरल नंबर से यानी प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करेगा। तो वही चीज है कि f यानी यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 1 बिलोंग्स टू n, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीज दिखा दिया और यहाँ पे हमने y भी निकाल दिया बराबर करके, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह आच्छादक भी है और एकाएकी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे 8वां प्रश्न, समुच्चय n में r इक्वल टू x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, ठीक है। तो यानी कि इस प्रश्न में दिया क्या है, तो मान लेते हैं दिया है, ठीक है। दिया है तो क्या दिया है दोस्तों, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 ये दिया है तथा x कामा y क्या कर रहे हैं, बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर यानी n को, ठीक है। तो ये दिया है, यहाँ पे 2 चीज हम लोग को दिया है। तो चूंकि हम लोग को 2 चीज यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। तो अगर y का हम लोग यहाँ से मान निकाल लें तो y बराबर अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हमको मान लीजिए y बराबर क्या मिल जाएगा, पहले तो 8 माइनस यक्स हो जाएगा यानी 8 माइनस यक्स, इसको उधर भेजेंगे और फिर y का वाला 2 यानी बट्टे में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको इतना चीज क्या हो गया, मिल गया। थोड़ा ब्लर हो गया, थोड़ा सा ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। अब चूंकि दोस्तों यहाँ पे y बराबर मिल गया तो y बराबर यहाँ पे मिल गया तो x का मान हम लोग रख लेंगे। चूंकि इसके बहुविकल्पी में जो हम लोग का मान मतलब आते हैं जो कि इसके, तो वहाँ पे आपको मिलेगा a बराबर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं a बराबर 2 4 8, b बराबर आपको मिलेगा 2 4 6 8, ठीक है। और c बराबर मिलेगा 2 4 6 और d बराबर आपको मिलेगा 1 2 3 4, ठीक है। ये आपके ऑप्शन में मिलेंगे, चूंकि इसको ऐसे समुच्चय में बंद रहेगा तो इसको देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए y बराबर अगर मान लीजिए ये इतना आ गया, ठीक है। तो हमको मान लीजिए y का मान निकालना है, ठीक है। x का हम लोग मान पुट करके देखेंगे तो यहाँ पे हम मान लीजिए जब, तो यहाँ पे देखेंगे बट्टे में नहीं आना चाहिए क्योंकि सारा चीज क्या है बट्टे में नहीं है। तो लाइन बाय लाइन लाना है, तो कौन सा मान हम लोग को पुट करने पर हम लोग का एग्जैक्ट मतलब आसानी से आ जा रहा है, ये चीज देखना है। और पूरा का पूरा कट रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए x बराबर
अगर हम 1 रख रहे हैं तो 1 यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7/2 हो जाएगी, यानी 7/2 क्या हो जाएगा, कटेगा नहीं। ठीक है, तो x बराबर हम लोग 2 रखेंगे तो ये हम लोग का क्या आएगा, y बराबर 8 - 2 = 2, अर्थात 6/2 कट के आ जाएगा 3। ठीक है, अब x बराबर हम लोग रखते हैं 3, तो 3 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि हम लोग 4 रखेंगे। 4 रखने के बाद क्या आएगा गाइस, 4 में से रखेंगे तो 8 में से 4 गया, यानी 4/2, तो हम लोग का आंसर क्या मिलेगा, 2 1 2 2 2 4, यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 हो गया, 2 हो गया। अब फिर ऐसे ही x बराबर हम 5 नहीं रख सकते क्योंकि विषम हो जाएगा, और यहाँ पे हम यहाँ पे रख देंगे 6, तो 6 रखेंगे तो क्या होगा, हम लोग का क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे y बराबर हम लोग का क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे मान लीजिए 8 में से क्या गया, विषम संख्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। ठीक है, वो भी -2 होगा, सॉरी हाँ -2 होगा, और यहाँ पे हम लोग का कट के 1 आ जाएगा। यानी पूरा कटने में हम लोग को किन चीज़ों का प्रयोग किया गया है, तो 2 4 कितना 6 का, 2 4 6 का। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी में 2 4 6 है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 2 प्रश्न बच गए हैं जो कि 9वां और 10वां है। तो आर बराबर इतना दे दिया है और द्वारा जेड परिभाषित पर एक संबंध है, इसका भी परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या किया है, रिलेशन दे दिया है कि इतना बराबर इतना है, और यहाँ पे जेड पर परिभाषित एक संबंध है, इसको परिसर आपको ज्ञात करना है। तो परिसर ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं जब हम लोग का x बराबर, ठीक है, जब हम लोग का क्या होता है x = तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखा है, < 4, यानी 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर x बराबर मान लीजिए हम +-2 ले लेते हैं, अगर यहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है, तो y का मान हम क्या रख सकते हैं, तब हम लोग को y का मान क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, 0 रखेंगे तभी ये 4 आएगा, और ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये हम लोग का क्या होगा, 0 होगा, तो इसके = 4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही x बराबर +-1 मान लेते हैं। ठीक है, कामा, तब हम लोग को y बराबर क्या रखना पड़ेगा, चूंकि y बराबर हम लोग 0 भी रख सकते हैं और +-1 भी रख सकते हैं। ठीक है, 2 नहीं रख सकते क्योंकि 2 अगर रख दिए तो 2 दूना 4 1 5 हो जाएगी, यानी 4 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का ये भी नहीं हो सकता। और x बराबर अगर मान लीजिए हम लोग 0 ले लेते हैं, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, y का मान 0 भी ले सकते हैं, +-1 भी ले सकते हैं, कामा +-2 भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर 2 भी लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 4 से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या हो गया, दिए गए सभी संबंध हो गए। ठीक है, दिए गए सभी संबंध हो गए, तो दिए गए सभी संबंध यानी r का प्रांत हो गया। ठीक है, r का प्रांत, ठीक है, प्रांत हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से दिखा देंगे, 0, +-1, +-2, मतलब इतना का अगर वैल्यू हम लोग रखते हैं तो हम लोग का ये क्या है, जो रिलेशन है वो बिलोंग कर जाएगा, मतलब इससे संबंध दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रांत। ठीक है, अगर परिसर की बात कर लें, मान लीजिए प्रांत हो गया, परिसर की बात कर लें, ठीक है, तो इसका परिसर भी यही हो जाएगा। ठीक है, तथा यहाँ पे लिख देंगे तथा परिसर। ठीक है, परिसर को हम लिख देंगे इस तरह से, 0, +-1, +-2। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9वां का। अब 10वां जो प्रश्न हमने लिखा था, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय n पर संबंध r जहां a, b और r, c, d, a + d और b + c एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने 10 का लिख दिया n × n, यानी a belongs to n भी हो रहा है, b belongs to n हो रहा है। ठीक है, जहाँ r द्वारा युग्म a b और c d तभी संबद्ध होते हैं जब a + d और b + c होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे a + d और b + c में थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखेंगे, अर्थात इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पहला यानी कि फर्स्ट या फर्स्ट, और यहाँ पे +4th। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं +4th, और यहाँ पे दिया b यानी कि = सेकेंड।
सेकेंड प्लस यहाँ पे थर्ड, यानी कि यहाँ पे पहला चौथा और दूसरा तीसरा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ पे हमको क्या बताना है, एक तुल्यता संबंध बतानी है। ठीक है, यानी तुल्यता संबंध की बात करें तो यानी हमको स्वतुल्यता बतानी है, सम्मित बताना है और हमको संक्रात्मक बताना है। ठीक है, ये तीनों हमको तुलना करके बताना है कि क्या ये चीज है या नहीं है। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए जैसे कि हमने बताया था क्या होता है, जो कि अब पहला के लिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मान लेते हैं स्वतुल्य के लिए स्वतुल्यता। ठीक है, स्वतुल्यता के लिए हम निकाल लेते हैं। तो इसमें दिया गया जो प्रतिबिंब है, यानी दिए गए प्रतिबिंब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए कामा बी। ठीक है, आर द्वारा, ठीक है, आर द्वारा क्या हो गया, ए बी से तभी संबद्ध होगा, संबद्ध होगा। ठीक है, कब होगा संबद्ध, जब हम लोग का क्या होगा, a प्लस बी और b प्लस ए होगा, यानी जो हम लोग का वैल्यू a प्लस बी इज इक्वल टू और ए बी प्लस ए होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग का क्या होगा कि स्वतुल्य होगा। अब चूंकि प्रत्येक ए बी एन है, आपको भी पता है, यहाँ पे हमने लिखा है प्रत्येक ए बी एन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब प्रत्येक ए बी एन से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब जो एन का वैल्यू है इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों बराबर है, यानी कि हम मान लेते हैं कि ये सत्य है। ठीक है, ये दोनों क्या है, सत्य है, ये सत्य है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ए कामा बी आर और बी कामा ए, सॉरी ए कामा बी और ए कामा बी, ये दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, ये क्या है, संबंध आर स्वतुल्य, यानी ये संबंध आर से रख रहा। तो ये हम लोग का पहला पॉइंट हो गया, संबंध रख रहा है। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग चेक करें सम्मिति के लिए, यानी सम्मित के लिए सम्मिति। ठीक है, इस चीज के लिए तो मान लीजिए इसमें हम लोग को क्या करना रहता है, ए कामा बी लेना रहता है और इसको हम लोग दिखाते हैं आर और सी कामा डी से। यहाँ पे हम लोग के 2 पॉइंट हैं, तो दिए गए प्रतिबिंब है, तो ए कामा बी। ठीक है, ए कामा बी आर सी कामा डी यहाँ पे दिखा रहा है, वह ए प्लस क्या दिखाया था, ए प्लस डी इज इक्वल टू सॉरी सी प्लस बी या फिर बी प्लस सी कर लीजिए, तो बी प्लस सी कर लेते हैं, यानी पहला चौथा और तीसरा और दूसरा तीसरा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये चीज है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस चीज को देखें, ठीक है, तो अगर हम लोग इस चीज को अगर अगल बगल के लिखें, क्रम विनिमय नियम से अगर लगा के लिखें, क्रम विनिमय नियम से, तो ये क्या हो जाएगा, सी प्लस बी जो अगर हम लोग लगा देते हैं तो डी प्लस ए, अगर इसमें हम क्रम विनिमय नियम से लगा दें तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सी कामा डी और क्या हो जाएगा, ए कामा बी। ठीक है, तो ये हम लोग का किस चीज से हुआ, क्रम विनिमय नियम से। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया। अब चूंकि ये आ गया तो ये आपको पता है कि हम लोग का क्या है, आर से संबंध रख रहा है, तो जब ये आर से संबंध रखता है तो ये सममिति भी हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग को चेक करना है संक्रमिति। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये चीज हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मानते हैं क्या है, तो ए कामा बी, ठीक है, और सी कामा डी, ठीक है, तथा सी कामा डी और आर एक और पॉइंट ले लेते हैं ई कामा एफ। ठीक है, अब चूंकि हमको सिद्ध करना है, ठीक है, मान लीजिए हमने 2 चीज सिद्ध कर दिया, क्या क्या सिद्ध कर दिया, स्वतुल्य सिद्ध कर दिया, सम्मित सिद्ध कर दिया, अब संक्रमक सिद्ध करना है। ठीक है, तब दिए गए प्रतिबिंब से क्या करते हैं, ए कामा, ठीक है, ए कामा बी और सी कामा डी तथा सी कामा डी आर ई कामा एफ। ठीक है,
दिए गए प्रतिबिंब से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। अब चूंकि जो पिछले बार वाला फार्मूला था ए सी ए डी एक साथ ले ली, बी सी एक साथ ले ली, ठीक है। तो इसी प्रकार से तथा सी प्लस एफ, ठीक है, और डी प्लस ई हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग इज इक्वल टू कर देंगे जो कि तथा में, तो इसको करने के लिए ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस डी एक ब्रैकेट में प्लस सी प्लस एफ एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू बी प्लस सी एक ब्रैकेट में और प्लस डी प्लस ई एक ब्रैकेट में। ये आपका हो गया। तो चूंकि आप देखेंगे यहाँ पे तो ये चीज़ें आपको मिल गई, ठीक है। ए डी हो गया, सी एफ हो गया, ठीक है, और इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है। अगर हम लोग चाहें तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का सी डी है, इधर भी सी डी है। तो अगर हम लोग इसको साथ ले लें, ए प्लस एफ को साथ ले लें और इन दोनों को एक साथ ले लें, सी डी को, सी प्लस डी को, ठीक है, इज इक्वल टू ऐसे ही इसको सी डी को एक साथ ले लेंगे, यानी बी प्लस ई एक साथ हो जाएगा प्लस सी प्लस डी एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो सी डी से सी डी हम लोग का क्या हो गया, कट हो गया, यानी कैंसल हो गया, यानी हम लोग का बचा ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, ठीक है, ये बचा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या ए कामा बी रिलेशन रख रहा है कि नहीं ई एफ से, ठीक है, तो बिल्कुल रख रहा है, ठीक है। और ऐसे ही चूंकि इसलिए क्योंकि ए कामा बी, ठीक है, रिलेशन सी डी से। अब यहाँ पे ये चीज हो गया, मतलब रिलेशन रख रहा है, सॉरी, यहाँ पे ए कामा बी है, ठीक है, ए कामा बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये इससे रिलेशन रख रहा है, तो इस वजह से ये जो हम लोग का पॉइंट आगे लिखता है ये हम लिख देंगे, अतः संबंध आर संक्रामक, यानी संक्रमक है, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों चीज प्रूफ हो गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हम देखते हैं कि n क्रॉस n पर संबंध R स्वतुल्य सममित तथा संक्रमक है, अतः संबंध R तुल्यता संबंध है इक्वल टू प्रूव्ड, ठीक है। ये चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये चैप्टर 1 था। अगर इसमें आपको बहुत से टॉपिक समझ में आए होंगे, बहुत से टॉपिक समझ में नहीं आए होंगे और कुछ है जो समझ में आया होगा, ठीक है। दोस्तों इस चैप्टर में आपको 2 ही 3 पॉइंट जो है अच्छे से पढ़ने हैं, एकाएकी वाला और आच्छादक वाला और ये स्वतुल्य संक्रमक और सम्मित वाला, ठीक है। यही 5 जो टॉपिक हैं ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं और ये 5 से 6 नंबर में आते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका पहला चैप्टर, लेकिन हाँ इसमें आपके कन्फ्यूजन डाउट बराबर रहते हैं, ठीक है। हमको भी डाउट है, ठीक है। तो ये जल्दी डाउट क्लियर नहीं हो पाते क्योंकि ये पूरा घुमावदार चैप्टर है और धीरे धीरे इसमें से बहुत से सवाल कम भी होते जा रहे हैं, ठीक है। बाकी जो अलग है जैसे समाकलन, आप जितना अच्छे से हो सके उसको लगाइए क्योंकि समाकलन से बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है और पीछे के चैप्टर जो आपके भाग 2 है ना उसमें से काफ़ी प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को छोड़ के, अगर मान लीजिए 13 चैप्टर है तो इस चैप्टर को छोड़ के आप 12 चैप्टर को पूरा रट जाइए, फिर पूरा तैयार कर लीजिए, ठीक है। लास्ट में टाइम बचेगा तो आप संबंध तथा फलन लगाइएगा या फिर पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन आपको 12 चैप्टर के 12 चैप्टर अच्छे से याद होने चाहिए, हर एक सूत्र हर एक चीज़, ठीक है। इसमें आप कोई भी सूत्र याद करेंगे तो आपका काम करेगा कि नहीं करेगा ये क्वेश्चन पे निर्भर करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थोड़े जो कि हम लोग का चैप्टर 1 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला था पीडीएफ, उसके ये सोल्यूशन थे जो कि हमने प्रोवाइड कर दिए। उम्मीद है आपको थोड़े बहुत समझ में भी आए होंगे। अगर जो नहीं समझ में आया तो आप उसको बुक में पढ़िएगा। जब आप उसके बुक में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, मतलब जितने भी ये सारे चीज़ उदाहरण लिखे गए हैं, परिभाषाएं लिखी गई हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ में आने वाले हैं, अदरवाइज आपको ये कभी समझ में नहीं आएगा। संबंध एवं फलन जैसे कि आप देखिए स्वतुल्य सम्मित संक्रात्मक, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिलेशन दिया गया है और इन्हीं चीज़ों को आप पढ़ के ये चीज़ जान पाएंगे कि हाँ ये कैसे हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।